नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोविड-19 को लेकर हुई घटनाओं समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नवागत कलेक्टर रीवा इलैयाराजा टी ने किया पदभार ग्रहण करते ही किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। टीआरएस कॉलेज की जयंती को लेकर चल रहे विवाद में सामने आए महाराज पुष्पराज सिंह और जेपी सीमेंट प्लांट के श्रमिकों ने किया उग्र आंदोलन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति के नाम राज्यसभा सांसद ने सौंपा ज्ञापन। बुधवार को राज्यसभा सांसद व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग राजमणि पटेल द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी में सरकार की नाकामी के कारण गरीब मजदूर शहीद हुए हैं। शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मांग की गई है कि प्रदेश में शहीद हुए लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपए की मदद की जाए। साथ ही जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह दिलाए जाने की सरकार से मांग की गई है। इसके साथ ही अन्य 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने अपनी मांगों के संबंध में रीवा दर्शन को अवगत कराया है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा जो है आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले कलेक्टर के यहाँ जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो है हम लोगों ने मांग किया है कि जो कोरोना से लाखों लाख हमारे मजदूर प्रभावित हुए हैं उनकी दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। हमने देखा है कि कितने हमारे मजदूर जा रहे हैं। गर्भवती माताएं हमारी एक बच्चा पेट में लिए हैं, एक बच्चा बगल में लिए है और सर पे गठरी बांध करके किस तरह से हजारों किलोमीटर दूर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके चल रही है। किस तरह से हमारे मजदूर का अगर बेटा मर गया है तो उसकी लाश को कंधे पर लेके लोग पैदल चल रहे हैं। किस तरह से हमारे बुजुर्गों की मौत हुई है तो चारपाई पर उनकी लाश को लेकर के मजदूर हमारे पैदल निकल रहे हैं। और एक नहीं, जिला नहीं, कई प्रदेशों की सीमाएं पार करते हुए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने उस चीज़ को देखा नहीं, ये तक व्यवस्था नहीं किया कि उनको रोकने की व्यवस्था करे। कम से कम उनकी लाशों को उनके घर तक पहुँचवा दे, ये सरकार देखने का प्रयास नहीं है। बुरी तरह से मजदूर प्रभावित हुआ है, किसान प्रभावित हुआ है, मिडिल क्लास गरीब प्रभावित हुआ है। इसलिए हमने मांग किया है सरकार से कि जिनकी मौत हुई है कोरोना के कारण, ऐसे हमारे परिवार के लोगों को कम से कम 20 लाख रुपए सहायता दी जाए। और जो छोटे धंधे करने वाले हैं, नाई हैं, ढीमर है, बढ़ई है, घरों में काम करने वाले लोग हैं, इनको तत्काल 10,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि ये जिंदा रह सके। और जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है और जो टैक्स बकाया है छोटे छोटे लोगों का, ये माफ़ किया जाए। और किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है तूफान से, चक्रवात से, उसके माने भरपाई की जाए, उनको किसानों को सहायता दी जाए। सरकार कहती है कि हम 10,000 रुपये कर्जा दे रहे हैं। अरे इस समय मरने की स्थिति है, उनके घर में खाना नहीं है तो तत्काल उनके घर में अन्न पहुंचना चाहिए, पैसा पहुंचना चाहिए। उसके बाद में गरीब कर्जा लेगा, तभी तत्काल सहायता की ज़रूरत है। ये हमने राष्ट्रपति महोदय से ज्ञापन में मांग किया है कि तत्काल सरकार को निर्देश दे, ये सरकार गरीबों को, किसानों को, छात्रों को तत्काल सहायता दे ताकि वो जिंदा रह सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो। क्योंकि यही गरीब जो है हमारे देश की किसी भी मुल्क की प्रगति और विकास की आधारशिला यही गरीब है। अगर गरीबों का विश्वास टूट जाएगा, गरीबों का दिल टूट जाएगा तो निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक मूल खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने मांग किया है राष्ट्रपति महोदय से सरकार को निर्देश दें और इस तरह से गरीबों को। नवागत कलेक्टर रीवा इलैयाराजा टी ने किया पदभार ग्रहण। राज्य शासन द्वारा विगत शनिवार को इलैयाराजा टी को रीवा कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके पूर्व कलेक्टर बसंत कुर्रे रीवा कलेक्टर की जिम्मेदारी का दायित्व निर्वहन कर रहे थे, जिन्हें सचिवालय में पदस्थ किया गया है और उनकी जगह रीवा का दायित्व इलैयाराजा टी को सौंपा गया है। इधर पदभार ग्रहण करने के पश्चात तुरंत कलेक्टर इलैयाराजा टी समेत अन्य अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक इलैयाराजा टी 2016 में भिंड कलेक्टर बने और वहां लगभग 2.5 वर्ष तक कलेक्टर रहे। इस दौरान इनके द्वारा भिंड में विकास के अनेकों आयाम गढ़े गए।
जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नकल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर शिक्षा को आगे बढ़ाना इनकी पहली प्राथमिकता रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने भिंड जिला अस्पताल को प्रदेश में अव्वल बनाया। इतना ही नहीं, स्वच्छता के क्षेत्र में भी इनका अहम योगदान रहा है। इस बीच इनके द्वारा कई नायाब कार्य किए गए, जिसको लेकर भिंड की जनता आज भी इन्हें याद करती है। भिंड में कार्यकाल पूरा करने के पश्चात इलैया राजा टी का स्थानांतरण भोपाल किया गया। तब से लगातार भोपाल में रहने के बाद इन्हें पुनः रीवा का दायित्व सौंप दिया गया है। रीवा की कमान संभालने के पश्चात हमने कलेक्टर श्री इलैया से उनकी प्राथमिकताओं को लेकर बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी तो पूरे विश्व भर में कोविड की समस्याएं हैं, जिससे निपटने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके पश्चात विकास की दिशा में भी कार्य करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई के अलावा जिले की अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष कार्य किए जाएंगे। पदभार ग्रहण किया है, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी रीवा को लेकर आपके? नहीं, अभी सभी को पता है हम लोग कोविड सिचुएशन पे हैं। सो लॉकडाउन हुआ है, अभी अनलॉकडाउन स्टेज पे गुजर रहे हैं। सो रीवा का हर नागरिक का सेफ्टी है वो प्रशासन की प्राथमिकता में रहेगी। उसके साथ साथ अभी काफ़ी सारा प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो हमारी स्टेट पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पे आए हैं। उन सबको भी हम लोगों का देखभाल करना है, आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होना है। सो पर्सनल सेफ्टी और आर्थिक गतिविधि दोनों को देखते हुए क्या चीज़ें प्रशासन से अपेक्षा रखेगी लोगों का। सो हम उस हिसाब से प्राथमिकता तय करके काम करेंगे। टीआरएस कॉलेज की 150वीं जयंती को लेकर चल रहे विवाद को लेकर रीवा महाराज पुष्पराज सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए कई सवाल उठाए हैं। अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि 1869 में स्थापित एक स्कूल करा गया, इसमें कोई कहीं शंका नहीं है। तथापि कुछ समय बाद अब वो ये नहीं कहा जा रहा है कि वो कब बंद, कुछ समय बाद वो फिर बंद हो गया और उसके बाद रीवा नरेश ने 1872-73 में करा। अब जो है तो ब्रेक ले ली। अब जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है मेरे दृष्टि में, वो बात ये है कि जो ये 1869 में स्थापित करा गया उसका कहीं कोई ये तो कहा नहीं गया कि कहाँ था कहाँ नहीं था। एक स्कूल कुछ कारणों से कुछ शिक्षक बाहर चले गए, कुछ स्टूडेंट्स कम आए। उस समय जो बड़े वर्गों में जो शिक्षा प्रदाय होती थी वो घरों में होती थी, कुछ लोग हो सकता है कम आए होंगे, उसके कारण उसको बंद कर दिया गया और फिर वो पवित्र यात्रा फिर शुरू हुई। हम अमरकंटक से नर्मदा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नर्मदा जी जो गिरती हैं वो ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है, वो अब जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है उसमें गिरती हैं। उसके बाद वो 20, 25, 30 किलोमीटर तक गायब हो जाती हैं और फिर वो निकलती हैं। बांधवगढ़ में चरण गंगा है, वो अर्ध स्थान जहाँ शेषशाही है वहाँ से निकलती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है और फिर वो नीचे प्रकट होती है। लेकिन हम उसको, उसका स्थान, उसकी शुरुआत तो अमरकंटक को और शेषशाही को ही मानते हैं। तो ये उसकी स्थापना जो हुई वो 1869 में हुई, हम इसको मानते हैं। और मैं बहुत अच्छे पुख्ता उदाहरण नर्मदा का, चरणगंगा का दे रहा हूँ। बहुत बड़े ये उदाहरण हैं। कभी कोई डिबेट नहीं हुई कि नर्मदा जी जहाँ वापस निकलती हैं हम उसको शुरू करें, हम अमरकंटक को न माने, किसी और कंटक को माने, ये नहीं होता है। प्रवाह वही है। तो जब तक विकसित तभी होगी जब कहीं ना कहीं वो एक धारा प्रवाह चलती रहेगी और बढ़ती रहेगी। एक नदी बहुत छोटी होती है जहाँ उद्गम स्थान होती है, फिर वो विशाल आकार लेती है, सैकड़ों नदियाँ मिलती हैं। विद्या भी उसी नदी प्रकार की है। विचार मिलते हैं, नए आविष्कार जुड़ते हैं, नई कल्पनाएं होती हैं, चेंजेस ऑफ सोसाइटी होती है, चेंजेस ऑफ सिविलाइजेशन होता है। इन सब चीज़ों को समाविष्ट करके ही विद्या आगे बढ़ती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 10th क्लास, अब 12th क्लास हो गया।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत था और ये सही है। जब हम लोग पढ़ते थे तो बीए, बीएससी और फिर उसके बाद में कॉमर्स आया। अब नाना प्रकार की बात आ गई। अब हम कल्पना कर रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं कि हम यहाँ एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, हम यहाँ सपने देख सकते हैं कि हम यहाँ स्पेस साइंस की बात करेंगे। क्यों ना देखें हम सपने। विंध्य क्षेत्र को अगर आप एक, जैसे दादा भाई आदेश कर रहे थे कि कल्पना करिए, जब बसाया गया तो यहाँ के शासकों को हमें धन्यवाद देना चाहिए, सच सच प्रणाम करना चाहिए कि उनका एक विजन था, उनकी एक कल्पना थी कि ये क्षेत्र जिस समय एक ज़माने में नालंदा और तक्षशिला हुआ करते थे, ये क्षेत्र जो है चूँकि बीएचयू के करीब था, बीएचयू में भी हमने डोनेशन दिया, हमारे परिवार ने डोनेशन दिया, वहाँ हॉस्टल बनी, बीएचयू में भी हमारा एक कहीं ना कहीं योगदान है। तो हमने इस पूरी पीढ़ी ने यहाँ के वंश के जो महाराजा थे, उन्होंने एक सपना देखा कि ये एक एजुकेशनल हब बने। तो अगर वो एजुकेशनल हब हमने 1869 और 1871, 72 से 73 तक में देखा और आज भी हम उसको देख रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पे न उलझें, हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे हम फिर जब खड़े हों तो ये कोई नाच गाना और डांस पार्टी का तो उत्सव है नहीं। हम ये उत्सव मनाकर पूरे विश्व को ये कहेंगे कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास बुनियादी सुविधाएं हैं, हमारे पास एक लक्ष्य निर्धारण है। और जब लक्ष्य निर्धारण की जब हम बात करेंगे तो विकास स्वयंभू होगा। जेपी सीमेंट प्लांट के श्रमिकों ने किया उग्र आंदोलन। बुधवार की सुबह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेपी सीमेंट कंपनी में श्रमिकों ने धरना दिया है। श्रमिकों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को काम पर नहीं रखा जा रहा है। इसी बात को लेकर श्रमिक विरोध पर उतर आए हैं और सुबह ही अपनी मांगों को लेकर श्रमिक कंपनी के गेटों के सामने धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर चुराटा थाना प्रभारी सहित पुलिस बल भी पहुंचा और श्रमिकों को शांत कराया गया। आपसे एक बात कहने आया हूँ मैं कि अगर आप अनुशासन रखेंगे तो मैं आपके संग हूँ, आप अनुशासनहीनता करेंगे मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आपको मुझे मारना है मारो, आपको चप्पल मारनी है मारो, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। अगर अनुशासनहीनता करोगे अच्छा नहीं है, मैं बार बार कहूँगा, इनको भी कहूँगा मैं, और अगर अनुशासन करोगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं मन से बोल रहा हूँ। सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ भी उतरा रामलला के बचाव में। टीआरएस कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल के खिलाफ शताब्दी वर्ष मनाने के परिप्रेक्ष्य में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को अनुचित ठहराते हुए इतिहास के साथ रीवा स्टेट गजेटियन को भी नकारने का प्रयास किया गया है, जो अत्यंत निंदनीय है। टीआरएस कॉलेज की 150वीं जयंती मनाने के मामले में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को गलत ठहराते हुए सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले पर पुनः विचार की मांग की गई है। की गई मांगों के संबंध में सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी है कि मार्च 2020 में टीआरएस कॉलेज का 150वां स्थापना दिवस मनाया जाना था, तो इसके लिए सारी तैयारियां की गई थी, पर शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई कि जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो गलत है। अभी 2020 में इसके 150 वर्ष पूरे नहीं होते हैं, जबकि मध्य प्रदेश गजट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1869 में रीवा रियासत में पहले पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई थी। इसके बाद वो क्रमशः अंग्रेजी स्कूल के रूप में परिवर्तित हुआ, दरबार इंटरमीडिएट स्कूल के रूप में परिवर्तित हुआ, फिर वो टीआरएस कॉलेज के रूप में हुआ। ये चीज़ें साफ साफ मेंशन है। और इसका जो शताब्दी वर्ष मनाने के लिए माननीय अर्जुन सिंह जी ने उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ल जी को 2 बार पत्र भी लिखा, लेकिन उस समय आपातकाल लग गया और वो चीज़ें डिले हो गई और वो जाकर के जिसका जो शताब्दी दिवस है वो 1982-83 में मनाया गया। चूँकि विलम्ब के कारण ये लेट हो गया, विलम्ब हो गया,
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी गणना को हम भूल जाएं, जो स्थापना दिवस की जो मूल गणना है उसके दिवस को हम भूल जाएं, उसके सन को हम भूल जाएं। इसके उपरोक्त में रीवा कमिश्नर के द्वारा तत्कालीन प्राचार्य TRS कॉलेज के रामलाल शुक्ला जी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया जो अनुचित था। तो हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है कि जो मध्य प्रदेश का गजट है उसको झुठलाए नहीं, उससे छेड़छाड़ नहीं करे। दूसरी बात जो है, उस समय के तत्कालीन प्राचार्य के ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और महामहिम राष्ट्रपति को भी आमंत्रण भेजा और आयुक्त शिक्षा विभाग और कलेक्टर रीवा को सूचित तक नहीं किया गया, जबकि उन्होंने बाकायदे उनको सूचित किया और कलेक्टर रीवा ने उनको शुभकामना संदेश भी दिया है। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से आग्रह किया कि इसको आप पुनर्विचार करें, ठीक है, और सारी चीज़ों पर रिव्यू करें और एक हफ्ते के अंदर ये कार्रवाई करें। इसकी प्रतिलिपि भी हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग को भी दे रहे हैं। ये आज का जो प्रकरण था। अभी आप कमिश्नर साहब से मिले हैं कि कलेक्टर साहब से? अभी मैं मिला हूँ कमिश्नर साहब से जी। कलेक्टर साहब से इससे पहले मिले हैं? नहीं, कलेक्टर साहब से भी नहीं मिला हूँ। क्या आश्वासन दिए गए? नहीं, वो बोले कि इसकी जांच करवाएंगे हम और पुनर्विचार करेंगे इसमें। सिंधी समाज के संत स्वामी संतोष दास जी महाराज हुए ब्रह्मलीन। सिंधी संत समाज की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के राष्ट्रीय संरक्षक श्री मोहन धाम मंदिर इंदौर के महंत व राष्ट्रीय संत स्वामी संतोष दास महाराज रविवार 7 जून को ब्रह्मलीन हो गए। इसी कड़ी में रीवानगर में 11 जून गुरुवार को सायं 5 बजे सिंधु भवन SF चौक में पुष्पांजलि सभा रखी गई है। पुष्पांजलि सभा में नगर भर के श्रद्धालुओं से पहुंचने की अपील की गई है। इस अवसर पर मास्क एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने आयु सीमा में वृद्धि समेत जुलाई 2020 में पुलिस भर्ती कराए जाने संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रजनीश मिश्रा ये हमारा जो संगठन है मध्य प्रदेश रोजगार युवा संगठन है, जिसके तहत हम जो है 2017 से अभी तक वैकेंसी मध्य प्रदेश पुलिस की नहीं आई है। उस वैकेंसी के लिए SDM साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और ये जो सिलसिला है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे ज़िलों में आज अनवरत चल रहा है। और एक हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो अदर राज्य के लिए वैन करना, 5% सीटें निश्चित कर दी, जैसे 2012 से पूर्व में 10% सीट थी। और मध्य प्रदेश के अलावा भी जो वैकेंसियाँ हैं तो निकाली, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे मेन सर जो PHQ कोशिश कर रहा है एग्ज़ाम लेने की, हम चाहते हैं कि PHQ एग्ज़ाम ना ले, हमारा पुलिस का हो एग्ज़ाम तो PEB ले। PEB के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है। हम लोगों की ये बहुत ही बड़ी डिमांड है कि PEB ले एग्ज़ाम। किसके नाम आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। जी, उनके मुख्य बिंदु ये है कि पुलिस भर्ती की आयु 37 वर्ष हो जाए, जुलाई 2020 में भर्ती निकाली जाए। भर्ती वर्तमान में 2017 PHQ ले रहा है, तो PHQ ले रहा है, जो ये चाहते हैं कि PEB यानी व्यापम के माध्यम से ऑनलाइन कराई जाए। 1500 निरीक्षकों एवं 15,000 आरक्षकों की भर्ती कम से कम निकाली जाए। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा 5% फिक्स किया जाए। सेल्समैन भर्ती को लेकर दस्तावेज सत्यापन की मांग को लेकर जूनियर सेल्समैन के लिए आवेदनकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। जूनियर सेल्समैन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की मांग को लेकर आवेदकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग की सभी शर्तों के साथ प्रदेश के सभी जिलों में जूनियर सेल्समैनों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को शुरू किया जाए। ज्ञापन सौंपने के पश्चात अपनी मांगों के संबंध में मीडिया को भी विस्तार से जानकारी दी है। नितेश पांडे, कनिष्ठ संविदा विक्रेता संघ में हम लोगों का चयन हुआ था। अभी 20 मार्च को इसका रिजल्ट आया था, लेकिन अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई, न तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इसके साथ हम लोग अभी यहाँ पे हैं 10-15 लोग। माननीय कलेक्टर महोदय को और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे। और हम लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों को कराया जाए
और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हम लोगों को प्रदान किया जाए, क्योंकि अब आचार संहिता भी लगने वाली है, इसलिए उपचुनाव के पहले हम लोग चाहते हैं कि ज्वाइनिंग हम लोगों को मिले। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम बेरोजगारों के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाएं। श्री मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ की तरफ से है। ये मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा 37 वर्ष करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है और इनकी तरफ से अन्य राज्यों ये भी इनका एक बिंदु है कि अन्य राज्यों की जो उनका कोटा 5% फिक्स किया जाए, जो कि वर्तमान में 30% है। कनिष्ठ संविदा विक्रेता संघ मध्य प्रदेश ने की तरफ से ज्ञापन दिया है। इनका सत्यापन आदेश 2 मई को स्थगित कर दिया गया था कोरोना महामारी के कारण। उस प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाने के लिए उनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार वालिया के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा नेता एवं प्रदेश सचिव आशीष तिवारी द्वारा भाजपा सरकार से विभिन्न मांगे की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बिजली माफी, किसानों की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने समेत अन्य 8 सूत्री पैकेज की मांग की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी, कांग्रेस कार्यकर्ता। मैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राम कुमार वालिया जी की मुहिम का समर्थन करता हूं। वास्तव में आज किसानों का केंद्र सरकार शोषण कर रही है। मैं केंद्र सरकार से और प्रदेश की भाजपा सरकार से कुछ मांग करता हूं। यदि भाजपा सरकार इन मांगों को प्रमुखता से नहीं लेती है तो संपूर्ण युवा संगठन लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरेगा, जिनमें से कुछ मांगे इस प्रकार हैं। भाजपा सरकार किसानों की फसलों का बीमा करे, उनके कर्ज को माफ करे। आज किसान अपने कर्ज की बोझ में जूझता हुआ नजर आ रहा है। आत्महत्या करने के लिए वह मजबूर है, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे हैं और इस भीषण महामारी में उसका आमदनी का सभी स्रोत भी बंद हो चुका है। इसलिए मैं केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि संपूर्ण देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाए, फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति में कुछ न कुछ सुधार हो सके और कृषि की अच्छी जीन्स, कृषि की अच्छी उपज बाजार में वह उपलब्ध करा सके। फिर जो 60 वर्ष से अधिक किसान हैं, उनको प्रतिमाह एक मासिक देय निर्धारित किया जाए, कम से कम 1000 रुपए 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को दिया जाए। फिर कृषि यंत्र में जो जीएसटी लगाई जाती है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित होते हैं, मैं भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि कृषि यंत्रों की जीएसटी को हटाया जाए। फिर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसानों को एक प्रोत्साहन मिले, काम करने में एक नई उम्मीद जगे और पुरानी संस्कृति को हम बचा सके। फिर भूमि का अधिग्रहण बंद किया जाए, बंद पड़े उद्योगों को पुनः चालू किया जाए, जिससे देश के विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जा सके और देश की समृद्धि में युवा भी अपना अहम भूमिका अदा कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। किसानों का बकाया भुगतान जो पिछले कई वर्षों से पड़ा हुआ है, जो कई वर्षों से पेंडिंग है, उसे किया जाए, जिससे किसानों की सुचारू स्थिति बनी रहे। फिर सबसे बड़ी बात आज यह है कि जो किसानों का बिजली का बिल है, वह निरंतर 3 महीनों से लगातार बढ़कर आ रहा है। मैं भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि जो बिजली का बिल है, कम से कम 3 महीने के माफ किया जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार से कोई राहत मिल सके। यदि इन मांगों में आप सब कांग्रेसजन समर्थन करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स किसान भाइयों के साथ, मजदूर भाइयों के साथ, माताओं बहनों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, सरकार के नियमों का ध्यान रखते हुए भाजपा सरकार का विरोध करें। जो भी व्यक्ति
रेड जोन जैसे इलाकों में है वो अपने घर में ही रहकर मुंह में काला कपड़ा लगाकर या काला मास्क मुंह में बांधकर भाजपा सरकार का विरोध करें और किसानों की इस मुहिम का समर्थन करें और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। धन्यवाद। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोविड-19 को लेकर हुई घटनाओं समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नवागत कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी ने किया पदभार ग्रहण करते ही किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। टीआरएस कॉलेज की जयंती को लेकर चल रहे विवाद में सामने आए महाराज पुष्पराज सिंह और जेपी सीमेंट प्लांट के श्रमिकों ने किया उग्र आंदोलन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।